हेलो बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती क्लास 8 में जो लेसन पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने जिस भी क्लास में होंगे उसके सारे वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है और सारे आंसर ऑथेंटिक होते हैं। कहीं से भी कॉपी करके यहाँ पे आंसर नहीं दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, कार्बन कहाँ पे उपस्थिति है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कार्बन जो हमारा जो हीरा होता है वो भी कार्बन का बना होता है, और हमारी जो पेंसिल होती है उसकी जो आगे की नोक होती है, जो आप अंदर वाला पार्ट निकल के आता है काले रंग का, वो भी ग्रेफाइट एक कार्बन का ही रूप है। तो इससे आप जान सकते हैं कि कार्बन की उपस्थिति कितनी फैली हुई है। इसी तरह से जब आप देखते हैं, पेड़ पौधों में भी कार्बन पाया जाता है, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं साबुन, वहाँ तक भी कार्बन पाया जाता है। और जो पेट्रोलियम यूज़ होता है उसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। तो कार्बन बहुत ही वाइड तरीके से हर जगह व्यापक रूप से मौजूद है। तो निम्नलिखित पदार्थों में किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो हमें पता है कोयला कार्बन का ही एक रूप होता है। इसके अलावा जो चीनी होती है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। हमारी जो रोटी होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बन मौजूद होता है। लेकिन ये जो नमक होता है, इसका जो अगर आप रासायनिक फार्मूला लिखेंगे तो ये होता है NaCl। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो सोडियम होता है और दूसरा होता है क्लोरीन होता है। ये दोनों मिलके जब आपस में जुड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसमें भी किसी भी रूप में कार्बन मौजूद नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द नमक। फिर अगला है आपका, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपर रूपों में। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कार्बन बहुत व्यापक रूप से पाया जाता है। तो मुक्त अवस्थाओं में अपने अपर रूपों के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोयले के रूप में भी पाया जाएगा, हीरे के रूप में पाया जाएगा। तो ये चीज़ तो सही है कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि यौगिक के रूप में, तो यौगिक के रूप में ये पेट्रोलियम में पाया जाएगा, सोप में पाया जाएगा, जीव जंतु में पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकृति में कार्बन मुक्त और यौगिक दोनों रूपों में मौजूद है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे सा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुकिंग गैस, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं जो हमारे घर में गैस आती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन की होती है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन की होती है। तो यहाँ पे ब्यूटेन ही एक ऑप्शन दिया गया है, और दूसरे मीथेन, ईथेन, एथिलीन ये तो पाए ही नहीं जाते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन नहीं दिया गया है तो हम लोग ब्यूटेन ही मारेंगे। अगला है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो रूपों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय रूप में ये तीन रूपों में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्बन के अपर रूप, तो या तो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है या अक्रिस्टलीय रूप में। तो अगर क्रिस्टलीय रूप में ये हीरा हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, या एक और इसका अपर रूप है उसे फुलरिन कहते हैं। तो तीन रूपों में क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। फिर चारकोल, काजल, कोक, ये सारे इसके अक्रिस्टलीय रूप हैं। क्रिस्टलीय रूप में थोड़ा दृढ़ता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो कार्बन के एटम होते हैं वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए क्रिस्टलीय रूप थोड़ा ज़्यादा दृढ़ होगा। यहाँ तक कि हीरे में इतने ज़्यादा अच्छे से इनके बीच में बॉन्ड बना होता है कि हीरा प्रकृति का सबसे मजबूत, सबसे दृढ़ पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? जंतु चारकोल तो नहीं है, हम लोग देख के आ रहे हैं। कोयला भी नहीं है, लकड़ी का चारकोल भी नहीं है, हमने अभी देखा था। एक बार दोबारा देखिए कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रेफाइट, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन मार देंगे ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का रूप भी है। ग्रेफाइट में इसी तरह कार्बन के छः छः परमाणु आपस में जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ी अलग होती है, इसीलिए इनके बीच का बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है और ग्रेफाइट में चीज़ें टूट जाती हैं। जो उसकी नोक होती है वो टूटती है, लेकिन हीरे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे भी बॉन्डिंग बनी होती है, वो इसलिए उसमें ये दृढ़ता आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या है, डैश सभी सजीव एवं कुछ निर्जीवों में उपस्थित है। तो हमें पता है कार्बन सभी सजीव में और कुछ निर्जीवों में भी उपस्थित है।
अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है यहाँ पे। ये कार्बन है, कार्बन में ये इसके 4 बॉन्ड होते हैं, बन सकते हैं, तो चारों पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यही इसका सरलतम रूप है, इसका नाम है मीथेन गैस। ठीक है, तो ये 4 संयोजकता होती है, इसकी चारों संयोजकता पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यही इसका सबसे सरलतम स्ट्रक्चर है। तो मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ये बना हुआ है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर है हीरा, सबसे कठोर पदार्थ है, हम लोग देख चुके हैं। अगला है पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन है। फिर है पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एक पेंसिल बनी हुई है, इसके आगे का ये जो काला पदार्थ है इसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ये ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अगले हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों में सही और कथन गलत में गलत का निशान लगाना है। तो सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, तो ये सही है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मिला ही होता है, हाइड्रोजन और कार्बन जरूर उसमें होगा, तो इसलिए सभी हाइड्रोकार्बन में कार्बन अवश्य होगा। फिर है हीरा, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, तो गलत है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ये जो हीरा है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से एक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसे क्रिस्टलीय रूप दे देते हैं, तो अक्रिस्टलीय नहीं होगा। फिर है शुगर चारकोल, कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय रूप है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये शुगर चारकोल है, शुगर को जलाने से मिलता है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय रूप है। फिर है लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, तो गलत है। लकड़ी के चूल्हे की दक्षता मात्र 8% होती है। जैसे मान लीजिए एक चूल्हा है, इसमें लकड़ी जलाई जा रही है, तो इसका केवल 8% ही हम लोग यूज़ कर पाते हैं, बाकी धुएं के रूप में बाहर निकलती है और चारों तरफ प्रदूषण भी फैलाती है। अगला है संक्षेप में आपको उत्तर देना है। अपर रूप क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूपों का उल्लेख कीजिए। तो जब एक ही तत्व विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उन्हें अपर रूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय में आता है आपका हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हम लोग अभी देखे थे, ये हीरा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ग्रेफाइट हमारी पेंसिलों में पाया जाता है, और फुलरिन जो होता है वो यहाँ पे देख लीजिए, ये फुलरिन का स्ट्रक्चर है। तो फुलरिन में इस तरह से इसके 60 परमाणु मिलके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसीलिए इसको C60 बोलते हैं। C60 इसका स्ट्रक्चर बनता है, फुटबॉल की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों इसके हो गए क्रिस्टलीय रूप। और अक्रिस्टलीय की बात करें तो चारकोल, काजल, कोक, ये सारे अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। क्रिस्टलीय रूप हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, और अक्रिस्टलीय रूप हो गया कोयला, चारकोल। ये कांच से भी बनता है, जंतु से, शुगर से भी 3 तरह का चारकोल होता है। फिर काजल, लैम्प ब्लैंक, ये सारे जितने हैं अपर रूप ही हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के गुणों की तुलना करनी है। तो हीरा क्या है? तो हीरा यह एक पारदर्शी, अत्यधिक चमक वाला और दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्या होते हैं बच्चों? मतलब इससे होके धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लीजिए कोई हीरा है, इस तरफ आप करंट लगा दीजिए और दूसरी तरफ से आप छुइए तो आपको करंट नहीं मारेगा। ठीक है। फिर ग्रेफाइट क्या है? यह काले धूसर रंग का मुलायम और चिकना पदार्थ है। यह विद्युत का सुचालक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी ये पेंसिल है, तो पेंसिल की नोक आप सोचिए कि इस तरफ करंट लगाएंगे तो आप दूसरी तरफ छुएंगे तो आपको करंट मार देगा। इसका मतलब हो गया ये विद्युत का सुचालक है। अगला क्या है? मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? तो मीथेन दलदली स्थानों में पेड़ पौधों और अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे मार्श गैस कहा जाता है। अगला क्या है? पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह के नीचे दबे मृत जीवों और वनस्पतियों के उच्च ताप और दाब पर अपघटन से हुई है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज के समय में पेट्रोल को तरल सोना कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे देखिए, आज के ज़माने में सोना सोने के रूप में ही है पेट्रोल। क्यों? क्योंकि आप अभी जानते होंगे, आप लोग सुने भी होंगे, वेनेजुएला पे देखिए अमेरिका ने कब्जा कर लिया। इसीलिए कर लिया क्योंकि उससे उसे पेट्रोल की प्राप्ति होती थी, उसे वो फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है। तो वर्तमान समय में पेट्रोल किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान है। कृषि, उद्योग और यातायात के साधन काफ़ी हद तक पेट्रोल पर ही निर्भर है, इसीलिए इसे तरल सोना कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और संयुक्त अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, कार्बोनेट, पेट्रोल, लकड़ी, कागज, सजीवों आदि में पाया जाता है। फिर अगला है लैम्प ब्लैंक क्या होता है? तो लैम्प ब्लैंक क्या होता है बच्चों? मोम या तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को लैम्प ब्लैंक कहते हैं या काजल इसे कहते हैं। इसका उपयोग स्याही, पेंट या फिर आपके ये जो टायर होते हैं टायरों में भी किया जाता है। तो ये है लैम्प ब्लैंक का, ये देखिए फिगर यहाँ पे दे दिया है मैंने देखने के लिए। यहाँ पे लैम्प ब्लैंक है, इसी को काजल कहा जाता है। अगला है आपका हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन, पहली बात आप जाइए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अंतर क्या होगा? पहले फिगर में देखिए, मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ 4 संयोजकता होती है। अगर चारों संयोजकता अलग अलग किसी दूसरे परमाणु से जुड़ी है तो इसको संतृप्त बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही 2 बॉन्ड बन गए हैं, तो इसमें किसी अलग अलग वाली पोजीशन नहीं है, मतलब 2 बंध आपके दोनों कार्बन के बीच में ही बने हैं, इसीलिए इसको असंतृप्त कार्बन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, संतृप्त कार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होती है जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग कि इसके अलावा 2 के अलावा तीसरा बंध भी हो सकता है। फिर अगला है पेट्रोलियम किन गैसों का मिश्रण है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कंडे, खेतों में धान, गेहूं के पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इन पदार्थों के जलने से भारी मात्रा में धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और दमा और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है। साथ ही इससे ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान भी बढ़ता है। ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। अवस्था के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है ठोस ईंधन, तो लकड़ी, कोयला, उपले ये सारे ठोस ईंधन के उदाहरण हैं। फिर है द्रव ईंधन, तो पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ये सारे द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। फिर गैसीय ईंधन तीसरा है, यह एलपीजी जो हमारे घर में गैस आती है, सीएनजी जो गाड़ियों में पड़ती है, इसके अलावा बायोगैस, ये सारे गैसीय ईंधन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है आपका हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन के परमाणु, एक परमाणु से 4 और कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी 3D चतुष्फल की संरचना बनाता है। इसी कठोर संरचना के कारण हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला है, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह प्रकाश पड़ने पर अत्यधिक चमकता है। इसकी इसी असाधारण चमक और सुंदरता के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला है आपका शुगर चारकोल का उपयोग बताइए। तो शुगर चारकोल का उपयोग धातुओं के ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करने में किया जाता है। यह मुख्य रूप से अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक है। फिर एक और प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4-4 पद दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो मैंने जो अलग है उसे रेड पेन से लिख दिया है। जैसे है हीरा, कोयला, जंतु चारकोल और काजल। अब हम लोग जानते हैं इसमें से कि हीरा क्रिस्टली कार्बन है, अपर रूप है, जबकि ये सारे जो हैं वो अक्रिस्टली हैं। तो ये यहाँ पे अलग हो जाता है। फिर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और इथाइलिन। तो यहाँ पे क्या है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन ये सब कार्बन संतृप्त हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग आपके परमाणु जुड़ते हैं कार्बन से, जबकि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इन सबसे अलग है, ये असंतृप्त हो जाएगा। फिर है एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी। तो ये हमें पता है कि ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं, जबकि लकड़ी के साथ ऐसा नहीं है। फिर है खाने का सोडा, चीनी, रोटी, इन सब में कार्बन अवश्य पाया जाएगा, जबकि नमक में कार्बन नहीं पाया जाता। इसमें NaCl होता है, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पढ़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।